So now we will begin occurrence, extraction and refining of the metals. In the previous classes we have discussed about the general properties of metals and non-metals. After that we discussed the formation of ionic compound. तो अब इसमें हम लोग को यही डिस्कस करना है कि मेटल का जो ओर्स होता है उस ओर्स से मेटल पाने तक में किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलो पहले तो ये जान लो मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होता है, पहले मिनरल्स दे आर कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो भी मेटल हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, क्या नेचर में वो उसी फॉर्म में पाए जाते हैं? नहीं, वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है Fe3O4 Fe2O3। कॉपर है कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। जिंक है जिंक सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक, अब ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be obtained profitably because they contain high percentage of metal, high percentage of metal। ओर्स क्या है? उसी मिनरल में थे। जैसे तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है, तो क्या हुआ? ऑल द मॉनिटर इज ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास बट ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट मॉनिटर ऑफ द क्लास। उसी तरह से ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। अब देखो, किसी एक मेटल का बहुत सारा मिनरल पाया जा सकता है, लेकिन सभी मिनरल हमारे काम का नहीं है। उसमें से ऐसे मिनरल जिसमें मेटल ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, यानी ज़्यादा अमाउंट उसमें मेटल का है, वैसे मिनरल को हम लोग ओर्स बोलते हैं, क्योंकि उससे हम लोग प्रॉफिटेबली कम खर्च में ज़्यादा मेटल पा सकते हैं वैसे मिनरल से, तो उनको हम लोग बोलते हैं ओर्स। यानी ओर्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड फ्रॉम देम वी कैन ऑब्टेन मेटल प्रॉफिटेबली। ठीक है, अब हम लोग को मेनली एक फ्लो चार्ट को समझना है कि कैसे हम लोग ओर्स से मेटल पा सकते हैं। उस फ्लो चार्ट को डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो मैं पहले फ्लो चार्ट बना देता हूं। देखो, ओर्स मैंने लिख दिया, इसके बाद क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद मेटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। जो ओर्स होगा वो किस कैटेगरी के मेटल का है उससे उसके अकॉर्डिंग। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। दूसरा आएगा मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। और तीसरा है मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। यानी सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसमें कौन कौन आएगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनके लिए अलग मेथड है। दूसरे इसमें आ जाएंगे कौन कौन? जिंक, आयरन। ठीक है, ये सफिशिएंट एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी में कौन कौन आ जाएगा? मरकरी आ जाएगा। कॉपर को भी इस फॉर्म में भी रखा जाता है, कॉपर को इस फॉर्म में भी रखा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल बुक अगर हम लोग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कॉपर को इसी फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसी फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं उसको, Cu
ठीक है, Ag ये सब इस फॉर्म में रख देते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन ओर। जो भी ओर यहाँ पे मिला, यानी अर्थ से जब हम लोग कोई चीज़ ओर्स के फॉर्म में मिला हमको, यानी ऐसा मिनरल जिसमें आयरन का हो चाहे किसी भी मेटल का कोई मिनरल हो और उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो मेटल का, तो उसको ओर्स बोला जाएगा। यानी ऐसा मिनरल जिसमें मेटल का परसेंटेज हाई है, ज़्यादा मेटल पा सकते हैं कम खर्च में, उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं। अब उसमें जब भी अर्थ से कोई चीज़ निकालोगे तो उसमें अर्थ से रिलेटेड इम्प्यूरिटी होंगे, जैसे क्ले होगा, सैंड होगा, पेबल्स होगा, उसमें पाया जाएगा। उसको फिजिकल मेथड से हटाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब जब हम लोग कंसंट्रेशन कर लेंगे, उसमें अर्थ से रिलेटेड इम्प्यूरिटी, मिट्टी, कंकड़ वगैरह हटा लोगे, तो जो भी मेटल का ओर है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मेटल का क्या तरीका है कि जो भी ओर होगा उसको मॉल्टेन स्टेट में ले जाएंगे, यानी पिघला देंगे और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो तुमको क्या होगा, मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा उसके ओर का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद वो मेटल कैथोड पर मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड हम जानते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, एक कैथोड और एक एनोड। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करोगे, तो जो तुम्हारा मॉल्टेन ओर होगा वो ब्रेक हो जाएगा आयंस में, और मेटल आयन जाकर के कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा रिडक्शन के बाद। तो इस तरह से हम लोग को कैथोड पर यह मेटल मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसका मॉल्टेन स्टेट ले लें और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो क्या होगा भाई, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। अब Na+ कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चेंज हो जाएगा सोडियम, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा जो सॉलिडिफाई हो जाएगा ठंडा होने पर, और Cl- इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और Cl2 गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको कैथोड पर और ये मिलेगा आपको एनोड पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी मैं बता दिया। अब आ जाइए मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। तो ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। किस किस फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाएंगे और या तो ये कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, कार्बोनेट ओर्स। सल्फाइड ओर्स का क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर्स के लिए हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन। अभी मैं इसको बता भी दूंगा क्या होता है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब रोस्टेड वर्ड ये सुने होंगे। रोस्टेड का मतलब होता है एयर के प्रेजेंस में उसको हीट करना। तो सल्फाइड ओर में देखो सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे, जैसे कार्बोनेट ओर है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करोगे तो उसको बोलोगे आप क्या, कैल्सिनेशन। इन दोनों प्रोसेस से फाइनली क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। और इस मेटल ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा, मेटल। तो मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी का इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना मेटल को, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो ये प्रोसेस समझ लो। कभी कभी एग्जाम में आएगा, डिस्कस दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, ये फ्लो चार्ट बनाओ। तो ये पूरा नहीं बनाना है, बीच वाला बनाना है कि मेटल्स ऑफ यहाँ शुरू करना, ओर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। उसके बाद से आप ये बता देना कि 2 तरह के ओर्स होंगे उसमें, सल्फाइड ओर्स या कार्बोनेट ओर्स। सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन करोगे, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, फाइनली मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और मेटल का ऑक्साइड जो होगा उसका हम लोग रिडक्शन करेंगे तो फाइनली हम लोग को मेटल मिल जाएगा। अब मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये मेनली हम लोग को मेटल सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, मेटल सल्फाइड्स के फॉर्म में। यहाँ पर वही प्रोसेस है, सल्फाइड होगा तो आप क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे, और रोस्टिंग करने के बाद फाइनली मिलेगा मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड को आप हीट कर दोगे, मेटल ऑक्साइड को हीट कर दोगे
तो फाइनली जो होगा आपको मिल जाएगा मेटल, ठीक है ना। और इसी का हम लोग रिफाइनिंग कर लेंगे। रिफाइनिंग तो सभी में होगा, ये मत सोचना कि इसी में हो रहा है। रिफाइनिंग का मतलब होता है जो मेटल तुमको मिला वो 100% प्योर नहीं होगा, तो उसको फाइनली हम लोग को रिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए एक मेथड है, वो अभी मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो ये फ्लो चार्ट कई बार आया एग्जाम में, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको रिएक्शन समझा दे रहा हूँ, एक एक रिएक्शन को आप देख लो, बस काम पूरा हो जाएगा इसमें। कैल्सिनेशन रोस्टिंग का डिफिनीशन भी उसी में मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं फ्लो चार्ट नहीं मिटा रहा हूँ, इसी में रिएक्शन आपको बता दे रहा हूँ। फ्लो चार्ट को ये वाला पार्ट देखो, आप नोट किए ही होंगे, फ्लो चार्ट का मेन पार्ट नीचे है, मैं इसको लिख दिया हूँ थोड़ा सा। देखो अब मान लो कि आपको जिंक सल्फाइड मिला, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से जिंक कैसे पाओगे, तो जिंक देखो यहाँ पे है, तो हम दिखा दे रहे हैं। जिंक सल्फाइड है, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड, सल्फर बनाएगा सल्फर ऑक्साइड। तो जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो ZnO बन गया। सल्फर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 बना दो। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑड नंबर में, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 जिंक हो गया तो 2 करो। अब सल्फर 2 हो गया तो 2 सल्फर मतलब यहाँ कर दो। अब यहाँ पर 4 + 2 6 ऑक्सीजन हो गया तो 3 कर दो। अब ये बन गया जिंक ऑक्साइड। अब ये जिंक ऑक्साइड का किया जाता है कार्बन के साथ रिडक्शन। ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन है। ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है ये कौन सा प्रोसेस है, रोस्टिंग है। ये रोस्टिंग का एग्जाम्पल भी हो गया एग्जाम के लिए। अगर पूछा जाए व्हाट इज रोस्टिंग, तो मैं डिफिनीशन भाई तुम लिख लेना, ठीक है ना। हीटिंग ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज कॉल्ड रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन में क्या होगा, हीटिंग एन ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये देखो जब हीट करोगे यहाँ पे कार्बन के साथ तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा जो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये मेटल मिल गया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आया एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट से जिंक कैसे पाओगे, तो देखो ZnCO3, पहले से देखो इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ देखो ऑक्सीजन नहीं था इसीलिए रोस्टिंग करना पड़ा। यहाँ ऑक्सीजन है इसके फॉर्मूला में, तो इसको डायरेक्ट हम हीट करेंगे। यहाँ हीट करे हो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंस में सीधे ये बन जाएगा ZnO + CO2। ये गैस बन के बाहर निकल जाएगा। और ZnO का फिर हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, कैल्सिनेशन। अब ये करोगे फिर बन जाएगा Zn + CO। तो देखो इस तरह से आपको जिंक मिल गया। मान लो एग्जाम में आ गया कि हाउ विल यू ऑब्टेन जिंक फ्रॉम जिंक सल्फाइड, तो ये 2 स्टेप हो जाएगा, पहले रोस्टिंग उसके बाद से रिडक्शन, रोस्टिंग फिर रिडक्शन। और अगर कहा जाएगा हाउ विल यू ऑब्टेन जिंक फ्रॉम जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट यानी कार्बोनेट और, तो पहले क्या करोगे, कैल्सिनेशन यानी बिना ऑक्सीजन के इसको हीट करना, उसके बाद से रिडक्शन, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने किया किसके लिए, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए। ये वाला एग्जाम्पल किसके लिए था, लीस्ट रिएक्टिव के लिए, सॉरी हाई रिएक्टिव के लिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। अब हम लोग को लीस्ट रिएक्टिव मेटल का भी एग्जाम्पल देख लेना है, उसमें 2 एग्जाम्पल देखना है आपको। मिटाना पड़ेगा भाई, मिटा दे रहा हूँ इसको। तो एक है मरकरी का एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम सिनाबार। सिनाबार क्या है, HgS को बोलते हैं। कैसे एक्सट्रैक्शन करोगे, देखो सल्फाइड ओर है, देखो सल्फाइड ओर क्या करा जाता है, रोस्टिंग। तो HgS को आप हीट करोगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मरकरी बनाएगा मरकरी ऑक्साइड, सल्फर बनाएगा सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो HgO मरकरी सेकेंड ऑक्साइड प्लस SO2। देखो भाई बैलेंस करना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 कर दो। जैसे 2 किया मरकरी 2 हो गया तो सल्फर 2 करो, यहाँ 3 करो, बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब क्या होगा, HgO को हीट करोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, मेटल ऑक्साइड को हीट कर दो, बस वो मेटल में चेंज हो जाएगा। तो बस इसको हीट करो,
2Hg अलग हो गया ये लिक्विड के फॉर्म में, प्लस O2, इस तरह से आपको मरकरी मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल आ जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम Cu2s। एक बार क्वेश्चन आया था कि एक स्टूडेंट को Cu2s दिया गया, उससे वो कॉपर कैसे पा सकता है, तो 2 स्टेप का रिएक्शन लिखना है। वैसे ही मान लो सिनाबार दिया गया, मरकरी कैसे पा सकता है, 2 स्टेप का रिएक्शन है। कैसे लिखना है, देखो Cu2s है, वही काम करो, सल्फाइड और है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, आराम से करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। Cu2O बनेगा प्लस SO2 बनेगा, बैलेंस कर लो, ये ऑड नंबर ऑक्सीजन है 2 कर दो, ये 2 कर दो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3O2, बैलेंस हो गया होगा, 4 ऑक्सीजन प्लस 2, ठीक है बैलेंस है। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, मरकरी की तरह इसमें हीट नहीं करना, यहाँ ऑटो रिडक्शन होगा, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई, मरकरी की तरह इसमें हीट नहीं करते हैं, यहाँ ऑटो रिडक्शन होगा। अब क्या होगा, Cu2O प्लस Cu2S, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो देखो यहाँ बनेगा क्या, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ये 6Cu हो जाएगा प्लस SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। और इस प्रोसेस में देखो जो सबस्टेंस बना है वही इसको रिड्यूस किया है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछा गया है कई बार, तो ये ऑटो रिडक्शन है, एकदम अच्छे से याद रखना इसको, ठीक है। तो देखो गिन लो कितने रिएक्शन हो गए मेटलर्जी में, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये रिएक्शन कॉमन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब एक चीज़ हम लोग से पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता है। जो हम लोग कार्बन से रिडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कार्बन से रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी कार्बन से रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग से रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लिया जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, द सबस्टेंस which remove oxygen from starting substance, यानी जो रिएक्टेंट होगा, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, तो वहाँ पर बोल देना कि विच ऐड ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटा लेगा। अब एग्जाम्पल देखो, थर्माइट वेल्डिंग का एग्जाम्पल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्माइट वेल्डिंग। रेल की पटरियां जो है इसी प्रोसेस से जोड़ी जाती हैं। उसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम के साथ हीट किया जाता है, बनता क्या है Al2O3 प्लस Fe। देखो इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। बुक में मार्क कर लेना, लाइन खींच लेना, लिख लेना, जहाँ भी लिख लेना, मैं हर एक चीज़ लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें एल्यूमिनियम कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों भाई, इसने ऑक्सीजन को हटा दिया, किससे, आयरन से। खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन। देखो आयरन Fe2O3 ऑक्सीजन था, यहाँ पे नहीं है, तो रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, तो आयरन ऑक्साइड जो था वो चेंज हो गया आयरन में, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। थर्माइट वेल्डिंग में पूछा जाता है कि वाई इज एल्यूमिनियम यूज्ड, वाई इज एल्यूमिनियम यूज्ड, बिकॉज it is a good reducing agent. Aluminium is a good reducing agent and the reaction is highly exothermic. इस रिएक्शन में बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मेटल आसानी से मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद जब ठंडा होगा तो चिपक जाएगा। इसीलिए थर्माइट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है। एक और रिएक्शन है लास्ट, ऑटो रिडक्शन जो लिखा हूँ, देखो मैं मिटा रहा हूँ, लास्ट रिएक्शन है MnO2 का रिडक्शन भी इसी से किया जाता है, एल्यूमिनियम से। क्या बनेगा भाई, बहुत आसान है, बना दो Al2O3 प्लस Mn, बैलेंस करना है। देखो ये 3 है तो 2 कर दो, ये 4 हो गया, 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 कर दो और ये 3Mn हो गया। यहाँ भी वही सेम रिएक्शन है, उसी तरह का रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से देखो थर्माइट वेल्डिंग का रिएक्शन याद रखना है, ये एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखो हम लोग इतने रिएक्शंस के बीच में रहेंगे, और इसी पर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट हुए हैं। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट को अच्छे से बनाना सीख लेना, और जल्दी बनाना सीख लेना, क्योंकि वो बड़े फुल क्वेश्चन में 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग लगभग एंड की तरफ हैं चैप्टर में, छोटा मोटा 1-2 मिसलेनियस टॉपिक होगा जो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।